Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 6 June of 2020 and it's a Saturday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज हम पहली न्यूज़ देखेंगे। इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स एग्री टू रिजॉल्व डिफरेंस पीसफुली। हमने कल भी देखा था कि इंडिया और चाइना में मीटिंग होने वाली है, तो कहते हैं वो मीटिंग हो चुकी है। क्या कहते हैं, Indian on China on Friday held talks between their foreign ministers and agreed to follow a consensus that differences should be handled peacefully and should not become disputes. In the highest level, diplomatic engagements is tensions along the line of actual control erupted in May. इस न्यूज़ में बताया गया है कि क्या कहते हैं, जो मई के मंथ में जो कंडीशन आ गई थी, जो टेंशन बढ़ गई थी इंडिया चाइना बॉर्डर पे, LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उसी के बारे में कहा गया कि उसके बारे में दोनों कहते हैं दोनों के जगह के मिनिस्टर्स ने बात की है। फ्राइडे को कल बात हुई है दोनों के बीच में, और इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बात हुई है कि यहाँ इसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे और आराम से पीसफुली दोनों लोग रहें। इसमें वही बात की गई। इसमें एक बार और आज फिर आया है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज भी हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। व्हाट इज़ LAC? Where is Nakulaka? Nakulaka sector is at a pass at height of more than 5,000 meters above mean sea level in the state of Sikkim. नाकुलाका क्या कहते हैं सिक्किम में है, जो क्या कहते हैं 5,000 किलोमीटर मीन सी लेवल से ऊंचाई पे है, हाइट पे काफ़ी ऊंचाई पे है। वो कहते हैं काफ़ी उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और वो क्या कहते हैं मुगुतंग और चोल लोमाऊ जो रिवर तीस्ता के क्या कहते हैं सोर्स है, जहाँ पे से वो रिवर निकलती है, रिवर तीस्ता, उससे क्या कहते हैं से आगे जाने पर पड़ता है क्या कहते हैं नाकुला। सिक्किम में दो और पासेस हैं, नाथुला पास और एक जेलेपला पास। ये दो पास और है, ये तीनों पास याद करने के लिए ज़रूरी है। फिर आती है पैंगोंग टेसू लेक। ये कहते हैं 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, जो क्या कहते हैं इंडिया टू चाइना है, पूरा इंडिया चाइना पूरा स्ट्रेच करती है। और क्या कहते हैं ये हिमालय में, और इसकी हाइट लगभग मीन सी लेवल से 4,350 मीटर है। ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है लेक। इसकी 1/3 ऑफ बॉडी इट्स 45 मीटर स्ट्रेच इज़ इन इंडियन कंट्रोल। इसका 45 किलोमीटर रेंज क्या कहते हैं इंडिया के अंदर आता है, और 90 किलोमीटर चाइनीज़ कंट्रोल में चाइना के अंदर आता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टेथिस जियोस्लेन। क्या कहते हैं ये टेथिस जियोस्लेन के द्वारा बनी थी। इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। ये सॉल्ट वाटर लेक है। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि द लेक डज नॉट हैव मेजर टेक्टिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई टेक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसका क्या कहते हैं बट इट लाइज इन द पाथ ऑफ चुशुल अप्रोच, वन ऑफ द मेन अप्रोचेज दैट चाइना कैन यूज़ फॉर एन ऑफेंसिव इनटू इंडिया हेल्थ टेरिटरी। ये जो चुशुल जगह है, यही एक जगह है जहाँ से चाइना की आर्मी इंडिया में आ सकती है। सिर्फ यही एक जगह है चुशुल। इंडिया चाइना बॉर्डर क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मैकमोहन लाइन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा रखा गया था। तो क्या कहते हैं ये 3,488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है। इसकी पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, इसमें ऐसा बताया गया है। ऐसा है 1913 में पहली बार इन दो डिस्प्यूट को कम करने की बात हुई थी। द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड अ ट्रिपार्ट कॉन्फ्रेंस इन विच द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड टेम्पल्स वॉज फॉर्मलाइज्ड आफ्टर डिस्कशन between the Indian and the Tibetans. A convention was adopted which resulted in the demolition of the Indian-Tibetan boundary, despite which terms it is legal. जो इंडो तिब्बतन बाउंड्री है उसको कहते हैं चाइना के लोग डिस्प्यूटेड मांगते हैं और उसे इलीगल मांगते हैं 1913 के बाद से। और 1957 में क्या कहते हैं चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो क्या कहते हैं फिर 1962 का वॉर, इंडिया चाइना के वॉर के बाद कहते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं वहाँ पे बॉर्डर बना दिया गया, बाउंड्री बना दी गई, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए भी कई वो ले चुके हैं। जैसे 1976 में दोनों देशों के बीच में मीटिंग चालू हुई, बातें चालू हुई इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं ख़त्म करने के लिए, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिर वो 1987 में 8 राउंड के बाद ख़त्म हो गई और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए। फिर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने, जो उस वक्त थे, कहते हैं तो उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की थी बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए।
फिर 1993 में द एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वॉज साइन एंड द इंडिया चाइना एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑफिसर वॉज सेट अप टू असिस्ट द JWG। वही कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप के लिए काम करने के लिए एग्रीमेंट बनाया गया दोनों देशों के में उसमें। फिर 1996 में एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो भी बनाया गया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए भी एग्रीमेंट बनाया गया। फिर 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वन ईच फ्रॉम इंडिया एंड चाइना वॉज अपॉइंटेड टू फाइंड अ पॉलिटिकल सिचुएशन टू द बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर 2003 में दोनों इंडिया और चाइना से एक एक क्या कहते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तब भी नहीं हो पाया। फिर 2009 में क्या कहते हैं 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैड हेल्ड 17 राउंड्स ऑफ टॉक बट इट सीम दैट दे हैव नॉट मच हैड अवे। क्या कहते हैं 2009 में 17 राउंड की बात हुई, 17 बार बात हुई, लेकिन इस डिस्प्यूट को नहीं ख़त्म कर पाए। रिसेंटली NSA अजीत डोभाल वॉज अपॉइंटेड एज स्पेशल एनवॉय फॉर टॉक्स। और क्या कहते हैं अभी रिसेंटली क्या कहते हैं ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के अजीत डोभाल अपॉइंट किए गए हैं ये बातचीत करने के लिए। तो अब देखते हैं अगली न्यूज़, इसी न्यूज़ को आगे देखते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नवीन श्रीवास्तव हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद, जो नवीन श्रीवास्तव हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वू जिंगखाओ डायरेक्टर जनरल ऑफ द एशिया डिपार्टमेंट ऑफ द चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। इन दोनों के बीच में बात हुई और इस डिस्प्यूट को कम करने की बात की गई। इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। आगे न्यूज़ देखते हैं। मैसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लो इनटू मार्केट, काफ़ी ज़्यादा स्पाइक इंक्रीमेंट आया है फॉरेन फ्लो में मार्केट में, उसी के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। इसमें एक टर्म आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पहले देख लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अदर कंट्री। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनीज एसेट्स। ये क्या कहते हैं ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि इन्वेस्टर्स के द्वारा क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर्स के द्वारा सिक्योरिटी और अदर फाइनेंशियल एसेट्स में हेल्पफुल कराता है। और क्या कहते हैं ये डायरेक्ट ओनरशिप नहीं देता है उसको कंपनी की, ये डायरेक्ट ओनरशिप नहीं देता FPI। वह इसी के FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक और टर्म आता है क्या कहते हैं ऐसा ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, उसमें आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है कंपनी की। FPI इज़ वन ऑफ द कॉमन वेज टू इन्वेस्ट इन एन ओवरसीज इकनॉमी। ये कॉमन वे है किसी ओवरसीज इकनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका की टेक अवेज देख लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द इन्वेस्टर्स ओन, कि भाई कि होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड करने के लिए ये FPI होता है। ये FPI होल्ड करता है स्टॉक्स, ADRs, GDRs, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सब ये होल्ड कर सकता है। Along with foreign direct investment, FPI is one of the common ways for investor to participate in overseas। वही कि जैसे FDI में करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, वैसे FPI में भी ओवरसीज किसी और देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Unlike FDI, FPI consists of a passive ownership। ये क्या कहते हैं FDI की तरह नहीं है, इसमें डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है। With FPI, as it with portfolio investment in general, an investor does not actively manage the investment or the companies that issue the investment। FPI में इन्वेस्टर को डायरेक्ट कहते हैं वो ओनरशिप नहीं मिलती, वो कंपनी को और क्या कहते हैं उसके इन्वेस्टमेंट को वो मैनेज नहीं कर पाता है, लेकिन दे डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है किसी उस बिजनेस पे या एसेट्स पे उसके। लेकिन अगला टर्म जो है वो FDI है, उसमें डायरेक्ट ओनरशिप मिल जाती है इन्वेस्टर को। लेट्स एन इन्वेस्टर परचेज अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। ये कहते हैं इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो किसी डायरेक्ट ओनरशिप ले पाए किसी और कंट्री में भी। फॉर एग्जाम्पल से एन इन्वेस्टर बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी परचेज अ वेयर हाउस इन बर्लिन to lease to a German company that needs space to expand its operation। The investor goal is to create a long-term income stream whilst helping। वैसे ही जैसे आप देखते हैं जो एग्जांपल दिया है, जैसे उसने एक इन्वेस्टर जो न्यूयॉर्क का था, उसने एक बर्लिन में वेयर हाउस खरीदा जिससे एक जर्मन कंपनी उसमें अपना स्पेस यूज़ कर सके उस स्पेस को,
जिससे ये एक लॉन्ग टर्म इनकम बना पाए उसके लिए। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या आया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बॉट शेयर्स वो क्या कहते हैं, इसने शेयर खरीद है इसका लगभग 20,814 करोड़ का, जिसमें 5 ट्रेडिंग सेशंस इन द करंट मंथ, इसी मंथ में 5 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। दिस इज़ ऑफ द हाईएस्ट इन एनी मंथ ऑफ 2020। ये हाईएस्ट है किसी मंथ में, 2020 की किसी मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ये। इससे पहले विद द प्रीवियस हाई रजिस्टर्ड ऑन मे, इससे पहले मई में था जो 14,559 था। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का द स्टेक सेल इन कोटक महिंद्रा बैंक एंड द स्लाइड अपस्टेक इन ऑप्शन इवन एज पैंडेमिक कंसर्न्स कंटिन्यू टू लिंगर, इन सब का शेयर बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। Shine a light. The scientific process must be protected from those seeking powers and riches. ये आज के ट्यूटोरियल में बताया गया है कि कहते हैं दो हफ्ते पहले जो एक द लैंसेट है, एक मेडिकल जर्नल है, बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में, कहते हैं द लैंसेट, उसमें बताया गया कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, इसका ये कहते हैं ये एक एंटी मलेरियल वो कहते हैं वो दवाई है, कहते हैं ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ये सिर्फ कोविड-19 जिससे ठीक किया जा रहा है कोविड-19 पेशेंट को, वो क्या कहते हैं ये उतना बेनिफिशियल नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता ये, कहते हैं पूरी तरह से नहीं ठीक हो सकता कोई कोविड-19 पेशेंट इससे। टुडे द स्टडी स्टैंड्स रिट्रैक्टेड एज इट हैड रिलाइड ऑन अ ह्यूज डाटा सेट ऑफ अबाउट 96,000 पेशेंट सोर्स फ्रॉम 671 हॉस्पिटल इन 6 कॉन्टिनेंट्स। इसमें बताया गया है कि लगभग ऐसा डाटा मिला है कि 96,000 पेशेंट इससे सही हुए हैं क्लोरोहाइड्रोक्सी क्वीन से, और 671 हॉस्पिटल्स में जो 96,000 पेशेंट थे वो सही हुए हैं, और ये जो 6 कॉन्टिनेंट में इनमें इसमें यही बताया गया है, इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है। द मीन्स एंड मेथड थ्रू अ साइंटिफिक रिजल्ट मैटर मोर देन रिजल्ट ओनली अचीव थ्रू ग्लोबल स्क्रूटनी। ये सब क्या कहते हैं कोविड-19 पेशेंट तब वैसे ही सही हो सकते हैं कि जब पूरी तरह ग्लोबल स्क्रूटनी हो, खूब ज़्यादा क्या कहते हैं टेस्ट हों, चेकअप्स हों, कोविड-19 का वो क्या कहते हैं टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कराने होंगे, तभी हर पेशेंट मिल पाएगा और तभी उसे सही करने में हो पाएगा, नहीं तो ये कोविड-19 फैलता ही रहेगा। ओपननेस मोर, इसमें यह भी कहा गया कि अगर दूसरे को ब्लेम करने से ज़्यादा है कि आप टेस्ट कराएं और अपने देश के लोगों को देखें, ऐसा नहीं कि दूसरे देश को ब्लेम करें कि उसने कोविड-19 कहते हैं उसने बढ़ा दिया है, तो ऐसा ना करें, आप भी अपने देश को देखने की बारी है। अगला एडिटोरियल है विनिंग फॉर्मूला। द बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट एक्टिविटी इज़ टू मेक अ कॉशियस स्लो की स्टार्ट। इसमें वही बात की गई जैसे आपने देखा हो कि Formula 1 जो था वो कहते हैं वो होना था मार्च में, लेकिन उसको अब जुलाई में करने की तैयारी की जा रही है। Formula 1 will do so to following the announcement of a 8 race revised calendar starting with a double header in Austria, जो ऑस्ट्रिया में होना है Formula 1, पहले मार्च में था वो, अब लेकिन जुलाई में होगा। द सीज़न ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन मार्च वॉज कैंसल्ड एट द 11 था, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स था जो मार्च में हो रहा था उसको कैंसिल किया गया, क्योंकि मेलबर्न में कहते हैं जब लोग इकट्ठे हुए मेलबर्न में, तो क्या कहते हैं एक मैकलेरन Formula 1 का एक मेंबर कहते कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, तो इसे कैंसिल करना पड़ा। तो देखना है कि इसमें वही बताया गया कि देखना है कि ये Formula 1 जुलाई में जो होना है वो कैसे होता है, तभी और भी स्पोर्ट्स खुल पाएंगे और क्या कहते हैं और भी कई टूर्नामेंट हो पाएंगे कहते हैं। इसमें वही कहा गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि द रिनॉन्ड F1 विल हैव 1,200 एसेंशियल स्टाफ प्रीवियसली क्लोज टू 5,000। जो पहले लोग 5,000 लोग काम करते थे, अब से 1,200 लोग काम करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें सिर्फ स्टाफ होगा, वही स्टाफ रहेंगे सिर्फ। द स्पोर्ट नीड्स टू बी निम्बल टू मेक क्विक डिसीजन इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो एंड द लेसन लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया शुड होल्ड द ऑर्गेनाइजर इन गुड स्टेट। क्या कहते हैं उनको पूरा सेफ्टी के साथ करना चाहिए, और क्या कहते हैं लेसन भी लेना चाहिए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ एक मेंबर को पॉजिटिव आ गया, तो उसको देखते हुए
पूरे स्टेप लेने चाहिए जिससे ये ना फैल पाए। इफ़ F1 कैन डेमोन्स्ट्रेट अ गुड स्टार्ट इट विल इंस्पायर द रेस्ट ऑफ द स्पोर्टिंग इंडस्ट्री टू गेट बैक ऑन इट्स फीट। अगर ये कहते हैं F1 अच्छा रीस्टार्ट लेता है, अच्छे तरह से हो जाता है, तो ये और भी स्पोर्ट्स को इंस्पायर करेगा, कहते हैं मोटिवेट करेगा कि वो अच्छे से अपना कर पाएँ। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, द राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मर गियर्स। इसमें एक टर्म आता है हेल्थ इम्पैक्ट फंड। पहले देखते हैं हेल्थ इम्पैक्ट फंड है क्या, फिर आगे का एडिटोरियल देखेंगे। हेल्थ इम्पैक्ट फंड इज अ proposed pay for performance mechanism that would provide a market based solution to problems concerning the development and distribution of medicine globally। ये वही प्लेटफॉर्म है जो क्या कहते हैं मैकेनिज़्म बनाता है कि दवाई हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ग्लोबली हर इंसान के पास आराम से पहुंच सके। ये ऐसा मैकेनिज़्म बनाता है। इट वुड इंसेंटिसाइज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू pharmaceutical product that makes substantial reduction in the global burden of diseases। The Health Impact Fund is the creation of a team of researchers led by the Yale। ये क्या कहते हैं एक टीम ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है, जो येल फिलोसफर थॉमस फोग और द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इकोनॉमिस्ट एडियन होलिस एंड प्रोमोटेड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटेंसिव फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये प्रमोट किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंसेंटिव्स फॉर ग्लोबल हेल्थ, उसके द्वारा इसे प्रमोट किया जाता है। ये ऐसा करता है कि क्या कहते हैं हर इंसान के पास दवाई पहुंच सके आराम से, और क्या कहते हैं हर दवाई पहुंच सके। अब देखते हैं आज के एडिटोरियल में आया क्या है। द मेडिसिन्स आर अमंग ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। द ग्लोबल मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल्स इज करेंटली वर्थ 1100 लाख करोड़, एनुअली 1% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। लगभग फार्मास्यूटिकल से लगभग ग्लोबल मार्केट में 110 करोड़ लाख करोड़ एनुअली आता है। उसमें से 1.7% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, जो लगभग 1.7% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, GWP। और इसमें रफली 55% ऑफ द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल स्पेंडिंग, उसमें 55% ग्लोबल जो दवाइयों पे खर्च होता है वो होता है पैसा। और 60 लाख करोड़ इज़ फॉर ब्रांड नेम प्रोडक्ट विच आर टिपिकली अंडर पेटेंट। और 60 लाख करोड़ सिर्फ ब्रांड नेम पेटेंट के लिए, जो पेटेंट दवाई हैं उनके लिए होता है ये। कमर्शियल pharmaceutical research and development efforts are encouraged and rewarded through the earnings that innovators derive from sales of their branded products। इसमें यही बताया गया है। In the United States, the 1,000-fold markets over production costs are not atypical। In India, the profit maximizing monopoly price of a new medicine is much lower, but similarly unaffordable for most citizens। क्या कहते हैं जो पेटेंट दवाई हैं उनकी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जो हर इंसान नहीं खरीद पा रहा है, हर इंसान नहीं खरीद पाता है, जो कहते हैं हर अफोर्ड नहीं कर पाता, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ऐसा बताया गया इसमें। और इसमें 3 मेजर कंसर्न्स आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक पहला है इनोवेटर मोटिवेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ लार्ज मार्केट टेंड टू निगलेक्ट डिजीजेस सफर्ड मेनली बाय पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव मेडिसिन। इसमें बताया गया है कि इनोवेटर जो होते हैं वो कहते हैं ये नहीं देखते कि जो गरीब लोग हैं उनमें कौन सी बीमारी है, उनके लिए दवा बनाए, सस्ती दवा बनाए, वो इसका रेट काफ़ी हाई रखते हैं जिससे गरीब इंसान नहीं खरीद पाता। तो पहला कंसर्न है जो देखना चाहिए उनको दवाई बनाने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। सेकेंड है थैंक्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ एफ्लुएंट और वेल इंश्योर्ड पेशेंट्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ऑफ ए न्यू मेडिसिन टेस्ट टू क्वाइट हाई। जो क्या कहते हैं प्रॉफिट आते हैं इन मेडिसिन से, वो जो महंगी वाली दवाई हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड एडवांस्ड मेडिसिन दैट आर स्टिल अंडर पेटेंट। और मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं नहीं खरीद पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते जो क्या कहते हैं मेडिसिन उनको चाहिए होती है, क्योंकि उनका रेट पेटेंट दवाइयों का रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तीसरा कंसर्न आता है कि रिवॉर्ड फॉर डेवलपिंग एंड देन प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर प्योरली correlated with therapeutical value। Firms earn billions by developing duplicated drugs that add little to our pharmaceutical toolbox। क्या कहते हैं रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो नई दवाई बनाए और गरीबों को मदद करें उनमें दवाई उन लोगों को, वो कहते हैं रिवॉर्ड देना चाहिए और सस्ती दवाई बनाने का लोगों को जिससे गरीब लोग भी खरीद सकें, ऐसा करना चाहिए। द फंड कुड स्टार्ट विद एज मच एज लिटिल एज 20,000 करोड़ पर एनम। ये फंड 20,000 करोड़
पर एनम से स्टार्ट होता है. Then might then attract some 12 medicine with one entering and one exiting in typical year. Registered product would then add some 17 to 20,000 crore on average during their first 10 years. इसमें वही दवाई के बारे में बताया गया है पूरे एडिटोरियल में. तो अब देखते हैं आगे की न्यूज़. हाँ, एक इसमें है कि एनजीटी इशूज नोटिस टू केटीआर और फार्मा. ये में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस आप ये बता दीजिएगा. हमने कल भी बात की थी एनजीटी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है और ये किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था. कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, तो हमें पता चलेगा आप कितना न्यूज़ पढ़ रहे हैं और कितना हमारे साथ दे रहे हैं. एक ये न्यूज़ है, स्टेट्स टू डिसाइड ऑन रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स. जैसे आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं स्टेट्स अब वो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहते हैं गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कहते हैं जो स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि स्कूल क्या कहते हैं खुलने चाहिए कि नहीं. वो स्टेट्स के ऊपर है, क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ के केसेस के ऊपर है कि वहाँ केस कितने हैं. तो थैंक यू फॉर द टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.